कांग्रेस पैदा क्यों हुई थी? 1857 में जो सशक्त क्रांति हुई उसमें अंग्रेज और भारतीय क्रांतिकारी आमने सामने आ गए। अंग्रेजों को लगा कि हम गिनती में बहुत कम हैं, अगर ये हमारे आमने सामने आ जाएंगे तो रोकेंगे कैसे? तो 57 की घटना दोबारा ना घटे इसलिए पूरा एक डिजाइन किया गया, और डिजाइन करने के बाद मैनपुरी के पास एक जगह है इटावा। उस इटावा के एक कलेक्टर को काम सौंपा गया कि इसको किसी भी तरीके से इस डॉक्ट्रिन को तैयार करना है और ब्रिटिशर्स और भारतीय क्रांतिकारियों के बीच में हमें एक दीवार खड़ी करनी है ताकि हथियार के सामने अंग्रेज ना हो। और 57 से लेकर तैयारी की, और 1885 में मैनपुरी के पास इटावा नाम की एक जगह का जो कलेक्टर था जिसका नाम A.O. ह्यूम था, उसने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। यह सवाल हमने पूछा कभी कि जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, जिन्होंने इस देश को लूटा, इसकी संस्कृति को लूटा, लोगों को मारा, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे आर्टिफिशियल फेमिन किस तरह से क्रिएट किया बंगाल में क्योंकि वहां भुखमरी पड़ी हुई थी, और हमें ज्ञान देने वाले लोग, उन अंग्रेजों को गुलाम भी उन्होंने बनाया और आजादी दिलाने के लिए कांग्रेस भी बनाई। वाह वाह, इससे ज्यादा तो फिर कोई संत हो ही नहीं सकता। पांच प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंग्रेज बने, तब यह कांग्रेस आपकी अस्तित्व में आई है। और अब वहां से छोड़ करके बात 1946 में आ जाइए। चचा नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, ये तो लोग बहुत कहते हैं। कहां पे बताओ, किस दिन, किस जगह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी, जिन्हें हम भारत का पहला प्रधानमंत्री कहते हैं? कोई डॉक्यूमेंट है? क्या बताएं क्या कि 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, उन्होंने शपथ ली थी? फूल वाले चचा 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 2 सितंबर 1946 यूनियन जैक के नीचे महारानी के प्रति अपनी आस्था दृढ़ता से हुए माउंटबेटन ने उन्हें शपथ दिलाई थी। और कमाल है, 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1914 तक, सॉरी 16 अगस्त 1947 तक जो ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश इंडिया का आखिरी वॉइसरॉय था, हमारी ऐसी तथाकथित आजादी है डॉक्टर साहब कि 15 अगस्त 1947 को द लास्ट वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया बिकेम ए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो जो पड़ोसी मुल्क है जो 14 तारीख को बना था, जब उनके पास ये प्रपोजल दिया, उन्होंने किसी भी कीमत पर हम किसी अंग्रेज को अपना पहला गवर्नर जनरल नहीं बनाएंगे, तब मौलाना उन लोगों ने अली मोहम्मद जिन्ना को अपना पहला गवर्नर जनरल बनाया। इतनी तो कम से कम उनके अंदर अपनी प्रति वो थी। इसलिए 1946 की घटनाएं 5 से पता चल जाएगा कि हम कहां से चले थे और क्यों चले थे, और आज हम कहां लूट रहे हैं, और आज उनके वंशज जो जोड़ रहे हैं, किसे जोड़ रहे हैं ये पता नहीं, जोड़ रहे हैं। तो हम सामने दीवार पर लिखे को पढ़ लें, ये पुष्पेंद्र हो, ये सुशील हो, या जीडी बख्शी हो, या RSN हो, या ललित नंबरदार हो, या अंकुर शर्मा हो सकता है उपवाद कोई हो सकता है। कम से कम हम जब आए थे हमने सत्ता को बहुत नजदीक से देखा, 4-4 5 प्राइम मिनिस्टर्स को भी देखा, हम वहां जानते क्या होता है। इसलिए हमने ये पढ़ लिया कि हम ये नौकरी अपनी है, पर्सनल है, इसको सार्वजनिक बार बार नहीं कहेंगे। हम कुछ काम करेंगे, हम किसी संगठन और सत्ता के गलियारे में कभी नहीं मिलेंगे। कोई एजेंडा नहीं है हमारा कि हम इस पार्टी के टिकट लेने जाएं। टिकटें आदमी को मुंह बंद करने की कीमत होती है, कोई पार्टी हो। इसलिए मार्च 1946 में एटली ने यह घोषणा की थी कि हम भारत को पावर ट्रांसफर करने वाले हैं, और अप्रैल में 27 अप्रैल को 1946 को कांग्रेस पार्टी ने अपना नया अध्यक्ष चुनने के लिए अनाउंसमेंट किया था। और कांग्रेस का एक चरित्र देखिए कि 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर जहां अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री फूल रखने गए थे, उस जगह को कहते हैं जहां मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन पास किया था कि भारत का विभाजन होकर हमें पाकिस्तान बनाना है। ये 23 मार्च को किया, और आप वहां नहीं गए, मैंने उनकी लाइब्रेरी में पढ़ी, मुझे बड़ी खूबसूरत डिबेट मिली। 23 मार्च 1940 की डेट रखी क्यों गई? इसलिए रखी गई कि पाकिस्तान के उस इलाके में एक जगह है लाहौर, जहां का भगत सिंह था। भगत सिंह इतना पॉपुलर था कि उनको लगा कि हमने कोई और डेट रखी तो लोग पाकिस्तान की स्थापना के दिवस से ज्यादा भगत सिंह की डेट को मानेंगे, इसलिए जानबूझ के 23 मार्च रखी थी। और 23 मार्च 1940 को जब पाकिस्तान बनने की घोषणा की गई, जिसे करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, वहां जो बिल्डिंग बनी हुई है, फौरन
कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अपोलोजिस्टिक, एक कुंठाहीन नेतृत्व को लगा कि हमें यह साबित करना है भारत के मुसलमानों के कि जिन्ना से ज्यादा अच्छे मुसलमान हमारे पास हैं, लिहाजा तुम्हारे पाकिस्तान के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे। इस बीमारी के तहत 1940 में मौलाना आजाद को देश के कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और पहले 2 साल 1 साल, लेकिन मौलाना आजाद 1940 से 1946 तक अध्यक्ष रहे, क्योंकि हमें यह कुंठा हो गई थी कि कहीं मुसलमानों में से हैं, हमें अच्छे मुसलमान ढूंढने हैं और अच्छे हमारे पास हैं। तो आपने उनका टर्म 6 से 7 साल किया और जब घोषणा हुई 20 सितंबर को कि कांग्रेस पार्टी को अपना अध्यक्ष चुनना है, यह घटना आपने सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी, लेकिन बताने वाले आपको फैक्ट नहीं बताते हैं। आज की युवा पीढ़ी जब हम जैसे लोगों से बात करती है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो जो युवा बैठा हुआ है मैं वो थोड़ी देर में भूल जाएगा, लेकिन अगर वो रिमाइंड करेगा तो उसको डॉट बराबर भी इस मंच से मैंने झूठ बोला अगर, तो वो दोबारा मुझे सुनेगा नहीं। इसलिए कॉन्शियसली ओरिजिनल सोर्स के साथ तथ्यों पर रखिए, भावनात्मक बातें मत कीजिए। 20 अप्रैल को घोषणा हुई, जैसे ही घोषणा हुई गांधी जी ने इमीडिएट एक बयान दिया, सब आर्काइव में अवेलेबल है, कि मेरी पहली पसंद तो नेहरू है, यानी आज के तौर पर इन्फ्लुएंस करना। और 27 तारीख को देश भर की प्रोविंशियल असेंबली जो थी उसके 15 राज्यों से कांग्रेस पार्टी से वोट कहा, गुप्त मतदान करें कि आप किसको अध्यक्ष चुनना चाहते हैं। यानी ताज्जुब की बात है कि शुरू के जो 4 नाम थे उसमें जवाहरलाल नेहरू उम्मीदवार तक नहीं थे। किसके दबाव में गांधी को बोला गया, गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को भी उम्मीदवार बनाया दोबारा। वोट पड़े, सीधे हाथ पे गांधी जी, उल्टे हाथ पर सरदार पटेल, सामने फूल वाले चचा। 15 में से 1 वोट सीताबी पट्टारमन को मिला, 14 वोट में से 2 वोट इनवैलिड हुए, 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। यहां तक की कहानी आपने सुनी है, यह बहुत बात पब्लिक डिस्कोर्स में आई है। मैं किसी कारण से कर रहा हूं क्योंकि यहां उस सम्रांत समाज के बच्चे बैठे हुए हैं जो मेरे जाने के बाद इस बात को किसी से कहने के लिए एक बार वेरीफाई जरूर करेंगे, और उन्हें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जब तक वो मुतमईन या सेटिस्फाई नहीं होंगे मुझे लगेगा मेरा यहां आना व्यर्थ गया। ये बात किसने लिखी है? ये इरफान हबीब ने नहीं लिखी, क्योंकि इरफान हबीब जब शिवाजी लड़ रहे थे तब इरफान हबीब मौजूद था वहीं पे, पता ही बात। इरफान हबीब अपनी किताब में लिखता है, जिस किताब से मेरे और आपके बच्चे आईएएस और पीसीएस का एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन हमने पूछा नहीं, क्योंकि हमारा एजेंडा है हमारा बेटा आईएएस बन जाए। आईएएस बन जाएगा तो रेट बढ़ जाएगा दहेज का, यही तो होना है। नहीं, आप संपन्न परिवार के लोग हैं, खाते पीते घर के लोग हैं, आईएएस बनाना किस लिए है? कितने आईएएस ने इस देश के लिए जान दी थी? तो इरफान हबीब की उस झूठी किताब को आज भी यूपीएससी पे पढ़ाई जाती है, और अगर आप वो जवाब नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ये क्या जीवन का कंट्रडिक्शन है? 40-50 साल की जिंदगी लेके आए हो, कुछ प्राप्त करने के लिए अपने बाप को गाली दे रहे हो, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। किसी ने इसका विरोध नहीं किया। वो लिखता है अपनी किताब में, शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट, शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। क्योंकि जब शिवाजी थे तब तो वो देख रहा था ना, वो जिंदा था, वो तो खुद आज भी जिंदा है इरफान हबीब। लेकिन किसी ने कहा आईएएस का एग्जाम दूं ना दूं, इसका विषय बनाता पूरे देश में चर्चा हो जाती है कि आईएएस की परीक्षा में बैठने वाले एक लड़के ने इसका विरोध किया कि यह गलत लिखा हुआ है और उसने परीक्षा छोड़ दी। नहीं, एक अटेम्प्ट में नहीं आए, दूसरे में आ जाए, तीसरे में आ जाए। चर्चा बनाने के लिए कभी कभी गर्दन कटानी पड़ती है, क्योंकि हम जागते नहीं हैं बगैर उसके।